हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। तो आज मैं फिर सीटेट के सेशन में उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर ईवीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें मैंने क्वेश्चनों की संख्या मात्र 10 रखी है फ्रेंड्स। मैंने बस इतना कम इसलिए रखा है क्योंकि आप इसमें से देखिए कि क्या 10 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। यदि फ्रेंड आप इसमें 10 से 9 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन में से यदि आप इसका आधा कर रहे हैं फ्रेंड्स तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं ली हूँ वो बहुत ही बेसिक लेवल से है और इसको कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो नहीं जानता होगा ना। यदि मैं बात करूँ ईवीएस के खास पैटर्न की जो मैं आज ली हूँ इस सेशन को, वो लगभग यदि हम देखें अपनी सब्जेक्ट को और अपनी पढ़ाई को ध्यान में रख के देखें तो हम पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप इसमें से 10 में 10 भी कर लेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और सीटेट यूपीटेट दोनों में इनकी जो आने की संख्या का जो क्रम है वो अनगिनत है। मैं अगर आपके साथ बात करूँ तो इसीलिए फ्रेंड्स हम ईवीएस के जो क्वेश्चन है इसमें ले रहे हैं। पर्यावरण से संबंधित इसमें क्वेश्चन है। 2 या 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं जो ईवीएस पैडागोगी से है, ठीक है, पर्यावरण शिक्षण से है, उसको भी हम करेंगे। फिलहाल इसके पहले हम जो बात करेंगे वो है आपका जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं जिस पे आधारित बहुत ही ज़्यादा यूपीटेट सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, एनर्जीफुल से भरे होंगे और निगेटिविटी तो कोसों दूर चली होगी क्योंकि जो आपकी निगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं बहुत दूर हो गई होगी क्योंकि इस टाइम एग्ज़ाम जो फॉर्म जो आ रहे हैं सीटेट और ईवीएस सभी फॉर्म्स आप देख रहे हैं। तो आई होप इससे आप थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे और पढ़ने के लिए तत्पर हुए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसी श्रृंखला में शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स क्या है आपका जो क्वेश्चन है पहला, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है आपका, कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक संसाधन है या मानव निर्मित संसाधन है, इससे इसका मतलब है। लेकिन जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं आपको हिला देगा कि अगर इसका हिंदी है तो ना, जैसे अनव्य, नव्य, अनव्य या तथा नव्य, और चौथा है इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं, ठीक है। तो अनव्य वो हो जाएगा जो प्राकृतिक है, नव्य वो हो जाएगा जो अप्राकृतिक है ना, जैसे जो हम मानव द्वारा निर्मित है उसके बारे में। तो जो कोयला मिलता है उसको हम और आप उगाते नहीं है कहीं, ठीक है, क्योंकि और जो खनिज तेल है वो भी हम आर्टिफिशियल नहीं बना सकते हैं, कुछ हद तक है, लेकिन ये खनिज तेल जो होते हैं वो हमें मिट्टी की खुदाई से ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं? प्राकृतिक हैं। तो अभी मैंने अनव्य और नव्य का मीनिंग बताया, आप बखूबी इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। अनव्य कोयला तथा खनिज तेल ये अनव्य संसाधन है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है, हम और आप इसको बना नहीं सकते। कुछ तेल ऐसे हैं जिनको हम आर्टिफिशियली तैयार कर सकते हैं, लेकिन कोयला खनिज तो बिल्कुल नहीं ना। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है दूसरा, माफ़ करिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? रेडियो तरंगों से, जीवाश्म से, परमाणु हथियार से, ओजोन क्षय से। तो रेडियो तरंग जो है, रेडियो तरंग जो धैर्य है, इससे तो बिल्कुल नहीं, ये प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो रहा है, प्रकीर्णन नहीं हो रहा है। तो यहाँ ये जो ऑप्शन है ये तो आपका गलत हो गया पहला। जीवाश्म से बिल्कुल भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध नहीं है। ये परमाणु हथियार से भी इसका नहीं है। सबसे ज़्यादा इसका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, ये जो है आपका ओजोन क्षय से, ठीक है। यही आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ओजोन परत है उसमें नुकसान हो रहे हैं, ठीक है, उसमें छिद्र हो रहे हैं छोटे छोटे। ओजोन परत जो है सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती पर आने से रोकती है,
ठीक है, ओजोन परत का ये काम है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर प्रदूषण होने की वजह से वो जो ओजोन परत है वो कमज़ोर होती जा रही है, उसमें छेद होते जा रहे हैं। ठीक है, इसी ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसके बारे में डिटेल वीडियोज़ है, आप ये हमारे चैनल पे जाके पीबी एजुकेशन सिस्टम चैनल पे जाके विजिट करें, आपको डेफिनेटली इसके बारे में डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे। आगे क्या है आपका क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या है या हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है, ठीक है, वह है सागर, महावीर, काजीरंगा और कान्हा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो अभ्यारण्य है, इन अभ्यारण्य के नाम आप पहले बहुत बार सुने होंगे, क्योंकि पिछली बार जो आपका यूपी टेट 2022 हुआ था जनवरी में, तो बिल्कुल ही इसमें आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपने इसको पहले बहुत ही शिद्दत से पढ़ा होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप पक्का दे पाएंगे ना। तो पहले देखते हैं, सागर नहीं है, ठीक है, महावीर भी नहीं है। अब आपका बचा काजीरंगा और कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका असम में है। ठीक है फ्रेंड्स, असम में है। ठीक है, और काजीरंगा भी क्या है आपका, असम में है। कहाँ है, असम में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसी में हाथियों की जो है सबसे बड़ा जनसंख्या पाया जाता है, हाथियों की संख्या अधिक पाई जाती है। बाकी और राष्ट्रीय उद्यानों की अपेक्षा काजीरंगा में ज़्यादा हाथी हैं। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है, तो वो अगर काजीरंगा की बात करें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये किसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, वो एक सींग वाला गेंडा ना, एक सींग वाला गेंडा आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। आई होप क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में भरमार है, इन क्वेश्चनों की इस हिसाब से पूछा गया है। तो तीसरे का ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा ही। ठीक है, तो फ्रेंड्स तीसरा का क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो तीसरा ही हुआ। अगला देखते हैं, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे पहला, भारत में सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान ओपन हुआ था, खोला हुआ था, उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसका नाम आप बहुत पहले सुने होंगे और आपने इसको इतना ज़्यादा याद किया होगा जब आप यूपी टेट या सी टेट के एग्ज़ाम में जाते होंगे। खासकर जब आप यूपी टेट देने जाते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो छूटते ही नहीं है ना, तो आई होप आपको पता होगा। ठीक है, ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसलिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं थोड़ा फ्रेंड्स, क्या है। ठीक है, ये है गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और किसके लिए, शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और अब आ गया आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करिए, हमारे उत्तर प्रदेश में है, यूपी में ही है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप बताइए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उसका स्थान बताइए। आई होप आप सभी लोग कमेंट में जरूर आंसर बताएंगे। और फ्रेंड्स यदि कमेंट आपको आंसर आता है तो आप इग्नोर कर देते हैं और ये भी नहीं बताते मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप बस इतना लिख दीजिए कमेंट में कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, ताकि मैं आपके कमेंट देख के थोड़ा सा मोटिवेट फील कर सकूँ। चलिए फिलहाल आपकी मर्जी, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन है 22 मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 21 मार्च। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था, इसका आंसर आप दीजिएगा। फिलहाल जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर हम आपको ज़रूर बताएंगे। पहले डिटेल ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं आपका 22 मई। तो 22 मई किस लिए जाना जाता है फ्रेंड्स, उसको पहले आप समझिए। 22 मई जो है आपका ये है, मान लीजिए ये। ठीक है, 22 मई किसके लिए है,
तो ये आपका जैव विविधता दिवस के लिए, ठीक है, जैव विविधता, ठीक है, मतलब कि हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनके अध्ययन और उनको बचाने के बारे में इसमें बात हुई है, ठीक है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। अब देखते हैं 22 मार्च को क्या है, ठीक है। 22 मार्च की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 22 मार्च की यदि हम बात करें तो 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आई होप आपको ये पता होगा, क्योंकि ये जो हर घर जल योजना चली है इसमें तो सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, आई होप ना। विश्व जल दिवस, ठीक है, विश्व जल दिवस, ठीक है, विश्व जल दिवस। अब हम बात करते हैं 22 अप्रैल की, ठीक है। तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस था? वो था आपका पृथ्वी दिवस। वो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 5वें का, वो हो जाएगा तीसरा। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे, क्या है वो देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो फ्रेंड्स आपने इसको ज़रूर देखा होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा होगा। फिलहाल ऑप्शन की बात हम करें तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? और भी इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव में बहुत से ऐसे जो हैं आपका, जैसे मान लीजिए इसके साथ मीथेन हो जाता है ना, मीथेन हो जाता है, मीथेन भी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में कभी कभी। उस बार तो ग्रीन हाउस प्रभाव में ऑप्शन में मीथेन ही सही था, कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ क्वेश्चन में देता है, तो क्वेश्चन बदल के उसके ऑप्शन, क्वेश्चन वही रहता है, ऑप्शन बदल देता है फ्रेंड ना। CFC भी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना, CFC भी होता है। तो ये ऐसे ही बहुत से जो हैं ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख गैसें हैं, जिसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जो अन्य 2 गैसें मैंने बताई हैं उनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं निम्न प्रदूषकों में से कौन सा अम्ल। तो फ्रेंड्स चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है निम्न प्रदूषकों में से कौन सा अम्ल वर्षा होने का प्रमुख कारण नहीं है? ये हम क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अब देखते हैं क्या है ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषक जो होता है गैस, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड को दूसरा स्थान मिला हुआ है। ये जो है दोनों जो प्रदूषण फैलाने में बहुत ही, इन गैसों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो क्या होता है, वो अम्ल वर्षा होने में इसका प्रमुख कारण क्यों है? और बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रों में अम्ल वर्षा होती है, जिससे यदि मैं उदाहरण दे पाऊँ तो आपको ताजमहल दे सकूँगी। आपने पढ़ा भी होगा ज़रूर कि जो है अम्ल वर्षा के होने के कारण से जो आपका ताजमहल है उसका जो रंग वो हल्का सा पीला पड़ता जा रहा है ना, वो पूरी तरह से वाइट नहीं है प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? ठीक है, सुकरात का, क्रो का, अरस्तु का, डार्विन का। तो फ्रेंड्स मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये जो है कहना है वो जो है आपके, वो जो आपके हैं वो हैं आपके अरस्तु साहब, ठीक है। वो अरस्तु जो बायोलॉजी के जनक हैं, ठीक है, जीव विज्ञान के जनक हैं, वही अरस्तु जी ने कहा है कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज बनाता है और समाज को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, ये अरस्तु जी ने कहा है। आई होप फ्रेंड्स बात क्लियर होगी यहाँ तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायु प्रदूषण के बारे में बताने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मतलब यदि आपको जो है बच्चों को बताना है वायु प्रदूषण क्या है, तो आप बच्चों को किस कौशल के या कौन सी विधि के द्वारा बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है। पहले किन चीज़ों के बारे में बच्चों को बताएंगे? तो अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, मतलब बच्चों में जो है उनके जो कौशल को जानने के लिए, उनके विवेक को, उनकी योग्यता को जानने के लिए हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन बच्चों में करवाएंगे। संप्रेषण मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करें बच्चे, अपना क्या करें कि अपनी वो जो मान लीजिए 2 बच्चे हैं, हम उन दोनों बच्चों में बात करवाएं
कि आप बताइए आपको क्या लगता है वायु प्रदूषण से, दूसरा बच्चा भी उसके बारे में बात करे, वो भी अपना तर्क रखे ना। तो जब बच्चों को हमें वायु प्रदूषण के बारे में बताना है तो उसके पहले हम कम्युनिकेशन क्यों करवाएंगे, बच्चों में संप्रेषण क्यों करवाएंगे, बहस क्यों करवाएंगे, क्योंकि बच्चे को कुछ जानना भी तो आवश्यक है उसके बारे में। प्रोजेक्ट बनाने का विलक्षण कुशलता, तो प्रोजेक्ट बनाने से जब बच्चा कुछ जानेगा तभी तो प्रोजेक्ट बना पाएगा। तीसरा है वायु प्रदूषक तत्वों, वातावरण तथा जलवायु की गहन समय नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा समझ, ठीक है, अब बना लीजिएगा इसको, होगा समझ, ठीक है। तो जब हमको मान लीजिए बच्चों को बताना है कि वायु प्रदूषण क्या है, तो हमें खुद भी तो पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना है बच्चों को। यदि हम किसी बच्चे से पूछ रहे हैं तो पढ़ाई हुई चीज़ तो पूछेंगे ना। बच्चों को पहले ये बताएंगे कि वायु प्रदूषक क्या है और किन के कारण वायु प्रदूषक होता है, और सबसे पहले वातावरण क्या है और इसका जलवायु क्या है, इनके बारे में हमें पूरी तरह से विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, तभी हम वायु प्रदूषण के बारे में बता पाएंगे किसी को या सिखा पाएंगे। तो आप तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है चौथे क्वेश्चन का। चलिए फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखते हैं इस आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। मैंने 10 क्वेश्चन की बात करी थी फ्रेंड्स, मैं 10 क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ। इसमें से आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बने हैं, ठीक है। फिलहाल पढ़ लेते हैं लास्ट और आखिरी वाला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। सरला एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर की उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है, ठीक है। पिछले 3 महीने से उसने 1 कुंतल लकड़ी जला दी है। सबसे अधिक उसने किसे नुकसान पहुंचाया है? वायु को प्रदूषण से, स्वयं को आर्थिक रूप से, पड़ोसी को आर्थिक रूप से, कोई नुकसान नहीं किया। तो यहाँ पड़ोसी वाला तो बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। पड़ोसी तो कुछ अलग सेशन में चला जाता है ना, ईवीएस में बिल्कुल ही आता है, पास पड़ोस की चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सही नहीं होगा। स्वयं को आर्थिक रूप से, तो ठीक है, स्वयं को आर्थिक रूप से तो मजबूत कर रही है ना। बच्ची जो है वो क्या कर रही है, चूल्हे पे भोजन बना रही है, कहीं ना कहीं आर्थिक दिक्कत है। लेकिन नहीं, ये भी नहीं होगा। आपको डायरेक्ट नहीं, आपको थोड़ा सा इनडायरेक्ट सोचना होगा, क्योंकि जब शिक्षण की बात आती है तो उसमें आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, और क्वेश्चन को बहुत गहनता से पढ़िए, बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसका ऑप्शन लगाइए सही, ठीक है। तो कोई नुकसान नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। आप लोगों ने बहुत ही पढ़ा होगा क्लास 6 के, अगर क्लास 6 की बात करूँ मैं, पर्यावरण जो उसमें है उसमें खुद बताया गया है कि जो सरला ही नाम से, उसमें वो भी लड़की है जो चूल्हे पे भोजन बनाती है। इसी तरह से क्वेश्चन है एकदम से, यदि आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो वो बच्ची जो है वो क्या कर रही है, वायु को प्रदूषण से क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। कैसे नुकसान पहुंचा रही है? क्योंकि आपको पता है कि जब हम लकड़ियां जलाते हैं तो उससे मीथेन गैस जो होती है वो उत्सर्जित होती है अधिक मात्रा में ना। इसी वजह से मीथेन जो है वो, आप अभी पढ़े हैं CFC और मीथेन डाइऑक्साइड, ये सब पढ़े हैं ना, जो ओजोन परत को और या ग्रीन हाउस प्रभाव को नुकसान पहुंचा रही है। तो बिल्कुल ये वायु प्रदूषण हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी, और फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि मैं डेली जो आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करती हूँ वो आप तक पहले पहुँचे, और जो आपको मैं सिखाना चाहती हूँ आपको आपकी हेल्प करके, क्योंकि मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी। और फ्रेंड्स इसी तरह मेहनत करते रहिए, आने वाले CTET KVS सभी को आप पास करिए। और चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।